ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग थोड़ा बहुत अभी डिस्कस किए थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस रदरफोर्ड मॉडल ये सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करे थे। तो आज हम लोग को बोर मॉडल देखना था। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल में ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स यस। क्या क्या था? तो हम लोग तो ड्रॉबैक्स था कि अगर मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उन न्यूक्लियस के अबाउट में घूम रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अबाउट में घूम रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, और धीरे धीरे जो है वो आके हमारा क्या करते हैं कि न्यूक्लियाई में आके उसे टकरा जाना चाहिए, यानी कि एटम स्टेबल नहीं। दूसरा चीज कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जो मिला हमें उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें हमें कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ के ही स्पेक्ट्रम मिले। तो इस चीज पे मतलब लोगों ने चिंता व्यक्त किया कि भाई अगर ऐसा आप जैसा कह रहे हैं वैसा होता तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलना चाहिए था, लेकिन हमें डिस्क्रीट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसी पे बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, बोर अपना एटॉमिक मॉडल दिए। इस मॉडल में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बोला, उस चीज को मानते हुए उन्होंने लिखा। तो वही हम लोग देखते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। पोस्टुलेट्स, ठीक है। पहला फर्स्ट पोस्टुलेट था कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज जो है जेड इंटू ई होता है। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इस न्यूक्लियाई के अबाउट में एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जो फोर्स बैलेंस होगा, यानी कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन इस पे जो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि इस पे इधर की तरफ एफ ही लग रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, और वैसे भी हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। ठीक है, अगर किसी स्पीड v से मूव कर रहा है यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, और ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, उन्होंने ये कहा। यानी कि बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो कूलम फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि ये एफ सी के बराबर होगा, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू एफ सी। यानी कि यहाँ से हमें मिल रहा है कि के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इजकल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हम एम बी स्क्वायर बाई आर यूज करते हैं। तो पहला पोस्टुलेट उन्होंने यही बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में यानी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसी पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता रहेगा, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस पे, यानी किधर की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स में वो चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो लोगों ने पहले कहा कि ये इसे अट्रैक्ट होके आ जाना चाहिए था न्यूक्लियस में, उस चीज को इन्होंने रोक दिया कि भाई अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया
कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी रेडियस में नहीं घूमेगा, यानी कि हर पाथ में ये नहीं घूमेगा, बल्कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियस है, इसके अबाउट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये कैसा भी रेडियस का पाथ फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ये वही रेडियस को फॉलो करेगा जिसमें कुछ पार्टिकुलर कंडीशन, उस कंडीशन को उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है, ये पार्टिकल है v स्पीड से घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम mvr होगा। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा, उसी ऑर्बिट में ये घूम रहा होगा। यानी कि सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन around the nucleus, during revolution of electron around the nucleus, electron revolves in such orbit in which angular momentum, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या, NH/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, ठीक है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि L इक्वल टू क्या हो, NH/2 होना चाहिए। ठीक है, L को हम लोग एमवीआर बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, राउंड में घूम रहा है, तो हम लोग इसे एमवीआर बोल सकते हैं, इक्वल टू NH/2। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं एच बार। ठीक है, यानी कि एच को लिख के ऊपर ऐसा कट करा मिल जाएगा, जिसे हम पढ़ते हैं एच बार। ठीक है, एच बार क्या रिप्रेजेंट करता है, तो h/2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये बहुत जगहों पे यूज होने वाला है, तो इसलिए इसका वैल्यू हम लोग 1.055 इंटू 10⁻⁻34 आता है जूल पर सेकेंड। यानी कि 6.63 था, उसे हम 2 से डिवाइड कर दिए और कुछ नहीं किए। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि एच बार। ठीक है, पढ़ते क्या है, तो एच बार। ठीक है, तो सेकेंड पोस्टुलेट उनका यही था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2 है। जब इस पोस्टुलेट को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी प्रूव्ड। जनरली जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो प्रूव नहीं होते हैं, लेकिन बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी सर, तो ब्रोगली। इसको थ्योरम क्यों नहीं बोलते हैं? अब ये तो वही लोग जाने। ठीक है, शुरू से हम लोग बोलते हैं कि पोस्टुलेट्स ही है, वो पोस्टुलेट्स ही जान के दिए थे, तो इसलिए शुरू से लोग पोस्टुलेट्स ही बोलते आए हैं, तो हम लोग पोस्टुलेट्स ही मानते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना सोच के बोले हैं, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स यानी कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो इसलिए पोस्टुलेट्स बोला गया, तो आज तक हम लोग पोस्टुलेट्स ही बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम मान लिए कि हमारा न्यूक्लियस है, इसके अबाउट में इस इलेक्ट्रॉन को घूमना है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यही कहता है कि अगर कोई मैटर है, अगर वो चलता है तो वेव पैटर्न को भी फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि वेव को माने फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर मूव कर रहा है, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में नहीं, बल्कि ऐसा मूव कर रहा होगा। ठीक है, वो ऐसा है नहीं कि इस पाथ पे ऐसा वेव नेचर की तरह ऐसा मूव कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से वो मूव कर रहा होगा।
तो हमें दिख रहा है कि ये जो हम पोर्शन बोल रहे हैं यहाँ से चला फिर यहाँ तक, ये एक वेवलेंथ है, फिर एक दूसरा वेवलेंथ, तीसरा वेवलेंथ, यानी कि ऐसे बहुत सारे वेवलेंथ को फॉलो करते हुए इस पाथ को चल रहा है। ठीक है, ये लेमडा लेमडा अगर हम लोग माने तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस मूव कर रहा है, यानी कि लगभग ये जो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 2πr है, अगर ये r लेंथ ले रहे हैं तो अगर n वेवलेंथ फॉर्म कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये n इंटू लेमडा के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये चीज तो जानते ही हैं कि लेमडा जो होता है वो क्या होता है, h अपॉन एम भी होता है, h अपॉन p बोलते हैं हम लोग, यानी कि h बाई मोमेंटम, तो h बाई एम भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को हम यूज करें तो यहाँ से हमें दिख रहा है लेमडा यानी कि 2πr/n इजकल टू h बाई एम बी, यानी कि m को इधर लाए और बाकी को उधर ले जा रहे हैं तो 2 mv को ले आते हैं, mv r इजकल टू nh अपॉन 2π। ठीक है, यानी कि अगर हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक वेव नेचर को फॉलो करता है, मैटर है वेव नेचर फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से अगर हम माने तो ये mvr इजकल टू nh अपॉन 2π आ रहा है, यानी कि सो जो फर्स्ट इक्वेशन फिर से बता दीजिए ना। ये r रेडियस है, ठीक है, तो ये वेवलेंथ जो होगा अगर ऐसा लाइन है तो एकदम ऐसा ही होगा, ठीक है, नहीं कि ज्यादा का यस सर। डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग इसका टोटल लेंथ यानी सर्कुलर पाथ क्या है, 2πr है। अगर यस हम सर। बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है लेमडा है, तो ऐसे से अगर n टाइम्स बना है तो 2πr को हम लोग n लेमडा बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2πr को हम n लेमडा बोलते हैं तो h और ऊपर लेमडा का वैल्यू h अपॉन एम भी होता है, तो इस दोनों का इक्वेशन को यूज करके हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है इस चीज को हम लोग दोनों तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि डी ब्रोगली से हम लोग इनके सेकंड पोस्टुलेट्स को सर तो प्रूव फिर कर रहे रेडियस हैं। कहाँ से लिया गया इस सेंटर से है और सेंटर से? क्या, तो रेडियस चेंज नहीं हो रहा? ये वेवलेंथ होगा तो कितना होगा, ऐसा ही होगा ना, ऐसा टाइप का वेव होगा। यस यहाँ तो सर। दिखा रहे हैं ना ज्यादा, यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड ज्यादा दिखा रहे हैं, एक्चुअली में वेवलेंथ भी बहुत कम ही होगा। ठीक है, तो उसी को अप्रोक्सीमेशन में करके बोला गया कि 2πr जो है वो n लेमडा के बराबर होगा। इस चीज से हमने प्रूफ करा कि बोर के सेकंड पोस्टुलेट्स को हम लोग बोल सकते हैं हाँ सही है। ठीक है, इसको उल्टा भी बोल दिया जाता है कि जो हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ है उससे हम लोग इसके सेकंड पोस्टुलेट से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई उनका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ने बोला था किसी भी मैटर वेव के लिए तो भी सही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग बोल लेते हैं। क्लियर है? यस सर। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट जो है वो एनर्जी के बारे में है कि अगर हम लोग यहाँ पे जान गए पहला कि वो तो किसी न किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में जो फोर्स लग रहा है उस पे यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बोल दिया गया कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा बोले कि ये हर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा बल्कि कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है NH अपॉन 2π होगा। अगर ये मान गए तो कुछ जो फिक्स ऑर्बिट होगा उसमें एनर्जी तो होगा इसके पास, तो उसी के बारे में उन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है JD, इसके बाहर में अगर ये किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, लेट्स से ये फर्स्ट ऐसा सेकेंड, ठीक है, तो अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट में, मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी स्पीड v से घूम रहा है, इसके पास मास है ही, तो एक तो इसके पास एनर्जी हमें दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम बोल सकते हैं कि हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, अगर हम सिर्फ एक ही यस। इलेक्ट्रॉन को माने तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं, -k q1 q2 बाई r, आर स्क्वायर। आर। r ना, ठीक है।
और इसी जगह पे जो है थोड़ा बहुत ये इनका जो ये मतलब बोर एटॉमिक मॉडल है लैग कर जाता है कि अगर हम वन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बाकी सब इलेक्ट्रॉन के कारण भी तो चेंज होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। और भी यहाँ पे चार्जेस होते मान लेते हैं तो उसके कारण ये पोटेंशियल एनर्जी हम इतना लिख पाते क्या? नहीं लिख पाते। नो सर। ठीक है, फोर्सेस वाले में भी दिक्कत आता। तो ये जो बोर मेटल का लिमिटेशन में हम लोग यही बोलते हैं कि इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अभी फाइंड नहीं कर रहे, काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्म में, देखेंगे कैसे। इतना चीज। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लेते हैं कि ये दो सेल है, फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, तो इसके लिए एनर्जी टोटल E1 होगा, इसके लिए एनर्जी टोटल E2 होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल से इस सेल जाएगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है रिलीज करेगा, यानी कि रेडिएट्स एनर्जी। और वो एनर्जी कितना होगा? तो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में यही बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में उसके पास कुछ एनर्जी होगा, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऐसा हम सोच सकते हैं कि अर्थ के राउंड में सैटेलाइट्स घूमते हैं तो उसके पास एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वैसा ही यहाँ पे भी न्यूक्लियस के अबाउट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास भी एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट छोड़ के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाता है तो वो कुछ एनर्जी या तो रेडिएट करेगा या फिर हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। अगर वो अपर सेल से लोअर सेल यानी हायर सेल से लोअर सेल पे जाता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यस सर। उन्होंने क्या बोला? यस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर एक एनी बार ऑर्बिट। सेकंड वाला पॉइंट दिखा दिए ना। कौन सा? सेकंड पोस्टुलेट? सेकंड पॉस्टुलेट। इसमें क्या लिखे नहीं हो गया? सर इसके नीचे वाला पार्ट जो प्रूफिंग किया था। यस सर, हो गया। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में बोला एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड इज इन स्टेबल स्टेट। ठीक है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास फिक्स एनर्जी होगा और वो स्टेबल स्टेट में होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट हायर टू लोअर ऑर्बिट, it radiates energy equal to difference in energy of both orbits. ठीक है, and if jumps from lower to higher, then we have to provide
सेम एनर्जी ऐसे लिख लो, प्रोवाइड एनर्जी टू डिफरेंस इन बोथ ऑर्बिट्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वो हायर से लोअर जाता है तो रेडिएट करेगा, और अगर लोअर से हायर जाएगा तो हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि इस चीज को हम ऐसे समझ याद रख सकते हैं कि जैसे कि अगर ये हायर एनर्जी लेवल हो गया, ये लोअर हो गया, तो इसे हम बोल रहे हैं E1, इसे हम बोल रहे हैं E2। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं, है ये सर्कुलर ही। हम मान लें कि इस लेवल को E1 बोल दिए, इस लेवल को E2, और ऐसा हम पैरेलल लाइन से दिखा सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि E1 यानी कि सेल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। शायद सेल 1 को K से शुरू करते हैं हम, तो KLM ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के इस पे आएगा, तो यहाँ से उन्होंने बोला कि इस पे कुछ रेडिएशन होगा, यानी कि यहाँ से हमें एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी कितना होगा, तो E2 माइनस E1 के बराबर होगा, जिसे हम hc/λ लिख सकते हैं, ये फोटोन एनर्जी होगा। लेकिन अगर हम बोले कि एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन को भेजना है, यानी कि इस ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन में भेजना है, तो इस केस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हमें वो एनर्जी डेल्टा ई जो है फिर से उतना ही डिफरेंस जितना हमें देना पड़ेगा, यानी कि हम hc/λ उतना ही एनर्जी हमें देना। ठीक है, यानी कि जब हायर से लोअर आ रहा है तो हमें एनर्जी मिल रहा है, और लोअर से हायर जाएगा तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 बोर्स के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं। पहला कि अगर सर्कल में घूम रहा है तो जो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंडली कि वो हर कोई ऑर्बिट को नहीं, हर किसी ऑर्बिट में वो नहीं घूमेगा, बल्कि कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगा, और उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है ns/2π होगा। एंड थर्ड, एनर्जी के बारे में उन्होंने बोला कि हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स एनर्जी होगा, और उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी या तो रेडिएट करेगा या फिर हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है इतना? यस। बोलो। सो इसमें एनर्जी साइन के साथ या फिर मैग्नीट्यूड के साथ देखेंगे? साइन के साथ ही देखते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि टोटल एनर्जी निगेटिव में आता है, तो निगेटिव में यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की तरह हम लोग समझते हैं कि उससे बाउंडेड है। ठीक है, यानी कि फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, जैसा कि यस सर। ग्रेविटेशन में पढ़े थे ना। और यस। एनर्जी को हमेशा कोशिश करना है कि साइन के साथ ही कंसिडर करना है, क्योंकि एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि साइन मैग्नीट्यूड के साथ ही आता है। क्लियर है? यस सर। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो साइन हम लोग हटा भी देते हैं कि भाई डायरेक्शन। करंट और पोटेंशियल में साइन जो था वो डायरेक्शन था, भले ही स्केलर क्वांटिटी था फिर भी। ठीक है, अब कैलकुलेशन शायद सब करे होगे, तो पता नहीं, देख लेते हैं। रेडियस ऑफ NH सेल ये सब करे हैं। यस सर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग जानते हैं mv²/r/kZe²/r² है। एंड यस सर। दूसरा हमने इक्वेशन देखा mvr=nh/2π है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला के सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, v को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 4π² ke² m
ठीक है, इनटू एन स्क्वायर बाई जेड, यही आता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एन स्क्वायर बाई जेड तो याद रखेंगे ही, साथ में और भी याद रखेंगे क्या, तो इसका वैल्यू हम देख रहे हैं तो इधर सारा कुछ फिक्स्ड होता है, तो आर इक्वल टू हम लोग बोलते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये जो वैल्यू आता है ये हमें एंगस्ट्रम में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज तो याद रखना है। यहाँ पे साथ में यानी कि बहुत कम क्वेश्चंस में मिलेगा, लेकिन मिल सकता है हाइपोथेटिकल केस में, तो इसलिए हम बोल रहे हैं आर को ये भी याद रखना है कि प्रोपोर्शनल टू 1/q स्क्वायर इंटू एम एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये जो है हाइपोथेटिकल केस में मिलेगा। सर 0.529 इंटू एम स्क्वायर बाई जेड ये जनरलाइज्ड केस है। कौन सा? हाँ, ये जनरलाइज है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हो और न्यूक्लियस हो, तो उसके लिए हम ये सारे चीज हम लोग जनरलाइज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हाइपोथेटिकल बोल देगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की जगह ये चार्ज घूम रहा है, उसका चार्ज क्यू है, उसका मास एम है। क्लियर है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आता है। ठीक है, एच के 4 पाई ये सब तो कांस्टेंट है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ये वाले वैल्यू शायद केमिस्ट्री में भी लिखाए गए होंगे। यस सर। यस। ठीक है, सेकेंड वेलोसिटी nth ऑर्बिट क्या देगा? 2.08 into 10⁻⁶ Z by n meters per second. 2.08 आता है, 18 आता है? 18. 2.18 18 आता है ना। v Yes. इक्वल टू आएगा 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच इंटू जेड बाई एन। ठीक है, ये नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोलते हैं v इक्वल टू 2 पॉइंट, यानी कि बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में ही, कि अगर हाइपोथेटिकल बना दिया, कैलकुलेट कराना चाहता है तो। सर ये तो ठीक है, फाइंड कैलकुलेट कर सकता है। हाँ कर तो सकते हैं। ऊपर ये दोनों इक्वेशन तो सबके लिए सेम लिख सकते हैं ना, कुछ भी दिया हो चार्जेस, और Yes, उन्हीं से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। अगर याद है तो टाइम बचेगा, नहीं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाला तो याद रखने ही है, क्योंकि ये वाले वैल्यूज तो याद रखने ही है। इसके बाद की कहानी जो है डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हैं भी भाई यार? किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो? चार्ज और चार्ज उस सबको हटाओ, इलेक्ट्रॉन ये सभी जेड और एन के टर्म में सिर्फ बोलना है, सिर्फ प्रोपोर्शनल। ये एन स्क्वायर बाई जेड है, ये जेड बाई एन है, तो ये जेड स्क्वायर बाई एन क्यों दिख रहा है? yes sir. फोर्थ, एंगुलर वेलोसिटी आ गया तो फ्रीक्वेंसी हम पूछ सकते हैं। Yes sir. एफ जो होता है ओमेगा बाई 2 पाई होता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं दोनों प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगा। ठीक, टाइम पीरियड बोल सकते हैं। Q by Z square. ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, यानी कि हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड जो प्रोपोर्शनल होगा NQ बाई जेड स्क्वायर होगा। फिफ्थ सिक्स्थ, हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें कुछ करंट होगा इस डायरेक्शन में, होगा करंट होगा।
तो करंट हम आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी। तो इसका अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो करंट अगर हर ऑर्बिट का अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं कि आई जो होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के इक्वल ही। Yes, sir. ठीक है। 6 7 अगर करंट है तो सर्कुलर मोशन में करंट है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। Yes, sir. एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग और जगह का तो जानते नहीं है, क्या आता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें दिख रहा है कि B जो है प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, B इज प्रोपोर्शनल टू बोलो Z आर square क्या n था। to the power 5. So यहाँ ZQ. आई तो दिख ही रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड। Yes, sir. तो आई बाई अगर आर करेंगे तो ये हमें दिख रहा है जेड क्यू बाई एन रेज टू पावर 5। Yes, sir. ठीक है, तो ये रिलेट करके याद रखना, ठीक है, हर सारा याद रहे ऐसा पता नहीं, भूल जाओ तो रिलेशन याद रखना, ताकि अगर हमको एक भी याद है तो हम सारा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज को याद रखे और याद रहे, में भी अगर याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर नहीं रहता है तो रिलेशन याद होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट एम, तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिख सकते हैं, I into A. आई इंटू ए कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसे एम बाई एल इजकल टू क्यू बाई टू एम ये लिखे थे, Yes, sir. याद है। तो Yes, sir. यहाँ से एम जो है ई बाई टू एम मिलेगा इंटू एन एच अपॉन टू पाई यही मिलेगा। यहाँ से हमें मिल जा रहा है एम इजकल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, ये एन पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ई एच 4 पाई एम सारा फिक्स है, Yes. दिख रहा है। इफ n is equal to 1 then m will be equal to e h upon 4 pi m। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट हमें दिख रहा है और इसे हम लोग बोलते हैं वोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग वोर मैग्नेटॉन, ई एच अपॉन 4 पाई एम को। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, नहीं कि किस ऑर्बिट के हम बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसी भी ऑर्बिट का लिखे तो फर्स्ट ऑर्बिट का वोर मैग्नेटॉन के बराबर हो जाएगा, और इसकी टर्म्स में अगर अलग अलग ऑर्बिट का लिखे तो बस n से मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि m जो है प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है, नाइन्थ एनर्जी। So throw ऊपर कीजिए ना. So M mass है ना. कौन सा, स्मॉल m मास है Yes. और कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। Yes. एनर्जी, एनर्जी अभी हम लोगों ने अगर टोटल एनर्जी की बात की थी तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आया था, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर यही मिला था।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी और ये सब फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं वी हैव, हमारे पास क्या है कि एम बी स्क्वायर बाई आर जो है वो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था फर्स्ट पोस्टुलेट से। यस सर। फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट से इतना है तो एक आर से ये आर गया, दोनों तरफ अगर हम हाफ से मल्टीपल कर दें तो हाफ एम बी स्क्वायर जो है वो के जेड ई स्क्वायर बाई 2r है। ठीक है, यानी कि हमें दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि के जेड ई स्क्वायर बाई 2r हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हम टोटल एनर्जी अगर लिखना चाहें तो ध्यान से देखें ऊपर, अगर हम इसको हम रिप्लेस कर देते हैं के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो ये हमें माइनस क्या मिलेगा, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r माइनस में मिल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक बार ब्रैकेट में खींच ही देते हैं, इतना है। यहाँ ध्यान से देखो तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होता है, ये टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड का ये दोनों आधा है, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, साइन में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है निगेटिव है, एंड पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निगेटिव है एंड काइनेटिक एनर्जी जो है पॉजिटिव। तो खैर ये तो इसकी बात थी, हम आते हैं टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी से ही हमें मतलब होगा, टोटल एनर्जी पे अगर हम आए तो टोटल एनर्जी जो हमें मिल रहा है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r मिल रहा है, ये मिला था के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अगर हम ऊपर से r का वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसे एनर्जी को e से सिर्फ लिख रहे हैं, तो एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e रेज टू पावर 4 m बाई h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इतना हम चीज लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यस। अब इस वाले वैल्यू में अगर हम ऊपर नीचे सी एच से मल्टीपल कर दें तो ये हमें माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 इंटू एम बाई एच स्क्वायर इंटू हम सी एच नीचे भी सी एच से मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल डिवाइड कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ, बात बराबर है। ये वाला जो वैल्यू होता है इसको हम लोग आर बोलते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू तुम लोग को पता होगा, आर को क्या बोलते हैं, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.01। 1.097 या 1.01 यूज कर लेते हैं, 10 रेज टू पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये रिडबर्ग यस कांस्टेंट सर। होता है। और ये जो RCH वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है RCH, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये जो RCH है इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी। तो हमें टोटल एनर्जी जो मिल जाता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और इसे हम लोगों ने रट्टा मारा होगा। ठीक है,
ये चीज याद किए होंगे कि किसी भी सेल यानी कि NH सेल का अगर हम एनर्जी लिखते हैं तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। ये सारा कुछ जो हम डिराइव किए हैं सारा जो है वो किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल आयोनाइज्ड एटम्स के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का, ये NH सेल का अगर हम बोले कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं तो इसकी एनर्जी कितने होंगे? बोलो। 2 3 4 इतना ही लेते हैं। n इक्वल टू 1, क्या हुआ? ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। 4 से ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी 5 ले लेते हैं और ये n इनफाइनाइट ले लेते हैं। 1 को क्या बोलते हैं? k से शुरू करते हैं, खेले में नो जो भी जाता है, ऐसा ही होता है। तो अगर हम Yes, फर्स्ट सेल का एनर्जी बोले तो कितना आएगा? 13.6 -13.6। हम ये हाइड्रोजन के लिए लिख दे क्या? जेड स्क्वायर से तो मल्टीपल कर ही लेंगे, फॉर हाइड्रोजन लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ से E क्या आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 क्या आएगा? 2.8। -3.4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। E3 कितना आएगा? बाई 9 करेंगे, इस चीज को डिवाइडेड बाई 9 करेंगे ना, ये Yes, -1.51 आता है। वैसे ही E4 फाइंड करेंगे तो -0.85। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 फाइंड करेंगे तो E4 तक ही मोस्टली हमें यूज होता है, 0.54 आता है। और इनफाइनाइट के लिए 0, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का अगर हम लोग बोले तो ये चीज आता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? तो 10। डिफरेंस में 10 तो point ठीक है, इन दोनों में अगर डेल्टा E की बात करते हैं तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2। आता है, ठीक Yes, है। so ठीक है, वैसे ही किसी में भी हम डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा दिख रहा है yes, कि इन दो सेल्स में ही आता है, फिर फर्स्ट से इनफाइनाइट जाएंगे तो आएगा। अगर एडजेसेंट टू सेल्स का अगर देखें तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यही आता है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1.89। 1.89, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर चलते जाएंगे घटते जाएगा। तो ये सारे डिफरेंस अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम लोग ये दो याद, पहला ही ज्यादा जरूरत पड़ता है, पहला या दूसरे या तीसरा पहला में, ऐसे ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो ये 3 4 जो है याद रख सकते हो, नहीं तो 13.6 है डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 16, यही करते जाना है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। yes, yes, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये N2 है, ये N1 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मार के इस पे गया, ठीक है। N2 N1 कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 1 भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से जो हमें डेल्टा E मिल रहा है, डेल्टा E हम क्या लिखेंगे? E2 माइनस E1। डेल्टा yes, E जो मिलेगा Hc बाई लेमडा मिलेगा, और इसे हम बोल सकते हैं RCH। जेड स्क्वायर तो भी कॉमन ले सकते हैं, 1/N1 N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर, या माइनस था, लिख सकते हैं। yes, हेलो, so तो
यहाँ से सी एच कट जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 1/λ इजकल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग न्यू बार भी लिखते हैं, यानी वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ पे सबको पता है, जेड का भी वैल्यू तो एटॉमिक नंबर ही देता है। n1 n2 यानी कि कहाँ से कहाँ जा रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। n2 हमेशा किस सेल से किधर जा रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लोअर से हायर जाएगा तब भी हम मैग्नीट्यूड निकाल के हम बोल सकते हैं कि इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये सारे चीजें हम लोग देखे हैं कि एक दूसरे से लिंक है, यानी कि ऊपर जो पोस्टुलेट्स लिखे हैं उसी से डायरेक्टली लिंक्ड नीचे तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे लिंकेज में याद रहना चाहिए कि हाँ भाई हमें एक चीज पता हो तो सब कुछ लिख सकें, और सब कुछ अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और ये सारा कुछ हमको जहाँ तक लग रहा है कि केमिस्ट्री में पढ़े होगे। यस सर। ठीक है, तो सिर्फ रेडियस वेलोसिटी एनर्जी पड़े। इधर ये एनर्जी वाला पोर्शन तो पढ़ी हो गया। यस सर। हम्म, बहुत क्वेश्चन है। सो H2 एटम के बाद क्या है? whose energy is -4 electron। एनर्जी कितना है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सिर्फ एनर्जी तक ही दिख रहा। हाँ, उसके आगे नहीं आ रहा है। नो सर। हम तो दूसरा अब अभी आ आया। चुके हैं। आ गया फर्स्ट। सही। फोर। क्या? दूसरा का 4। दूसरे का 4 आएगा नहीं। सो फर्स्ट का 5.1 into 10 to the power 5। इतना क्या कैलकुलेशन करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। सिंपल सा ये चीज सबके टर्म में बोल देना था, या कैलकुलेट करने एच जाओगे बाई तो नहीं। पाई। ठीक है, ये जो है एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एन जो होगा वो कितना होगा? 2। 2। एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ से L इक्वल टू क्या दिख रहा है? h बाई पाई। जब सॉल्व करना चाहते हैं तो 6.6/3.1 into 10⁻⁻34 लिख सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड,
1/2. टाइम पीरियड हम लोग का क्या आया था? प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू बाई एन स्क्वायर. जेड क्यू बाई एन स्क्वायर. जेड क्यू था कि एन क्यू था? Z2/n3. टाइम पीरियड एन क्यू बाई जेड स्क्वायर है. ठीक है, लिखे नहीं हो क्या तुम लोग? एन क्यू बाई जेड स्क्वायर है. तो यहाँ से अगर हम T2/T1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब N2/N1 का क्यूब लिख रहे हैं. दिख रहा है? तो N2/N1 हमें क्या मिल जाएगा? 8⁻⁴ N2. क्लियर है? Yes, so डिटरमिन in its आवाज कट रहा है. ground. हेलो, yes, so ठीक है. ये है डिटरमाइन मैक्सिमम लैम्डा दैट हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कैन एब्जॉर्ब. हो गया? expression so one uh, so 12,400 by 13.6 angstrom. 912 एंगस्ट्रॉम. 912 आ रहा है. 1218 दिया हुआ है. 1218 एंगस्ट्रॉम. हमें मैक्सिमम लैम्डा चाहिए. ठीक है, hc/λ इक्वल टू होता है एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें दिख रहा है लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, दिस इम्प्लाइज डेल्टा ई जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए. हाइड्रोजन Yes, जो है so ग्राउंड स्टेट में है, एन इक्वल टू 1 है. तो यहाँ से कहाँ उड़ के जाएगा कि सबसे मिनिमम डिफरेंस हो? सेकंड पे ही. डेल्टा ई इसी को ही बोल रहा है, यानी कि 10.2 बोल रहा है. 684 एंगस्ट्रॉम. 618. इसमें तो सॉल्व किया तो 1218 आ रहा है. तो लैम्डा मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो कितना? 12400 बाई 10.2 कर लेंगे. कितना इंस्टेंट? इसी को सॉल्व किए हो? सर 1216 एंगस्ट्रॉम. 1216. ठीक है, 18 दे रखा है तो 16 अगर आ रहा है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट यूज कर रहे हैं.
12400। ठीक है, आंसर में 1218 दे रखा है, तो पूरा कैलकुलेशन किया होगा। नेक्स्ट अगर पूछता तो क्वेश्चन रिपीट नेक्स्ट करिए ना। ये चीज है किसी में, व्हाट would be next a smaller wavelength that would work। ठीक है, स्मॉलर वेवलेंथ। हाँ, यानी कि इसका नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ क्या होगा जो वर्क कर सकता है। यानी कि इससे जस्ट छोटा वाला, ये मैक्सिमम है, तो इससे छोटा और क्या हो सकता है, तो एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए सेकंड डिफरेंस सेल का एनर्जी फर्स्ट और थर्ड का। तो 1026 एंगस्ट्रॉम। 1026, ठीक है, 1027.5 दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेशन में सही है। इसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा ई 3 और -E1 होना चाहिए, 3 और 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, 3 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 12.1 12.09 आता है। 12.1 यूज करेगा तो जो भी यूज करना है, तो लेमडा हम बोल सकते हैं कि HC बाई डेल्टा ई, यानी कि 12400 बाई 12.1 यूज करोगे तो 1 यूज कर लो, एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 027.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इस पे के आसपास आंसर आना चाहिए। इतना बात क्लियर है। यस इसके बाद दो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग को देखना है, तो एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी किससे कहेंगे, ये सब टर्म्स पढ़े होगे पूरा। यस, तो जो एक सेल से दूसरे सेल में हाँ, मतलब वही ये जो डेल्टा ये एनर्जी जो हम चाहिए फाइंड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बोले कि इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर से ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ठीक है, लोअर से हायर ऑर्बिट पे जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, इज इन एक्साइटेड यस स्टेट। ठीक है, एटम को भी बोल देते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में है, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अगर एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जो एनर्जी हम उसमें देंगे तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक्साइटेशन एनर्जी होता है। ठीक है, वही अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, सर कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना। ऑर्बिट टू इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी हम बोल दे रहे हैं, नहीं कि हम एटम से उसे निकाल के बाहर फेंक दिए। ठीक है,
अगर इनफाइनाइट यानी कि वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, यानी कि एटम से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो एटम इज सेड टू बी आयोनाइज्ड। ठीक है, एटम क्या कहलाएगा, कि आयोनाइज्ड है। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड is called आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस केस में अगर हम डेल्टा ई की बात करें, यानी कि डेल्टा ई आयोनाइजेशन एनर्जी हम बोले हैं, तो ये हम यही बोलेंगे इन्फिनिटी माइनस ई जो भी ऑर्बिट है, ये इन्फिनिटी जीरो ही होता है, तो ये ई ऑर्बिट का जो एनर्जी है उसी के बराबर रहेगा, यानी इट इज इक्वल Yes, टू sir. ऑर्बिट एनर्जी। जिस भी ऑर्बिट से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं उसके ऑर्बिट के बराबर हो। अगर हम इसका थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम इतना एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट को छोड़ के भाग जा रहा है, इंफिनिटी पे भाग जा रहा है, तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना एनर्जी से बाइंडेड है, यानी कि उस ऑर्बिट में उसके पास इतना एनर्जी, यानी कि उतना एनर्जी से वो बाउंडेड है, उतना एनर्जी देंगे तभी वो टूट रहा है, ऐसे सोच सकते हैं। तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी को हम बोल सकते हैं कि इट इज लगभग जो है बाइंडिंग एनर्जी है, वैसा ही कुछ है। Yes. कैन बी सेड दैट इट इज इक्वल टू एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में है उसमें जितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बाउंडेड, जैसा हम लोग बोल सकते हैं कि वो बाउंडेड। ठीक है, ठीक है। एक चीज और कि जैसे कि अगर हम एक्साइटेड की बात कर रहे हैं, तो जब वो एक्साइटेड में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है यहाँ पे, तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, यानी कि जब हम बोल रहे हैं कि वो एक स्टेबल स्टेट में था, हमने एनर्जी दिया और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अनस्टेबल है तो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या फिर से वो लोअर स्टेट में आएगा, इट अगेन जम्प्स टू लोअर स्टेट फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं कि इससे हम हायर स्टेट में ले गए हैं, तो हायर स्टेट में वो बहुत अनस्टेबल होता है, उसका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत कम होता है, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम समय के लिए ही रहता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम एनर्जी दिए, वो एक्साइट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन वहां रहता नहीं है, बल्कि वो छलांग लगाकर फिर से अंदर आना चाहता है, और अंदर आता है तो मान लेते हैं कि फर्स्ट से फोर्थ पे गया है, तो हम देखेंगे कि कितना एनर्जी देंगे तो कैसे जाएगा, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स से कि अगर हम एनर्जी दिए हैं और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ पे गया है, तो स्टेबल होने के लिए फोर्थ से थर्ड पे आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, फर्स्ट पे आ सकता है। तो कैसा भी जितना भी एनर्जी डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो रेडिएशन शो करेगा। ठीक है, तो आज उतना टाइम नहीं है, तो सब चीजें जो हम लोग देखेंगे कि एक्साइट हो जा रहा है फिर डी एक्साइट होगा, तो कौन कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर हमें एक्साइट करना है तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट से सेकंड जाना है हाइड्रोजन के लिए, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो अगर हम 11 दे देंगे तो क्या होगा, 10.2 क्या कंज्यूम करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या क्या होगा, तो सब चीजों पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, sir.
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे हैं तो डी एक्साइट भी होगा। एक्साइट कराने के लिए एक सेल से दूसरे सेल कितना एनर्जी चाहिए होगा, डी एक्साइट होगा तो फिर कितना एनर्जी रिलीज कर सकता है, तो उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इसके लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू टू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। सर आप बोकारो कब आ रहे हैं? नेक्स्ट वीक। ठीक है, 18-19 तक, 17 या 18 को। ठीक है ठीक है सर। फिर।